स्वागत है आप सबका जीनियस फाउंडेशन इंस्टीट्यूट में। तो चुंबक का अपना ये चैप्टर चल रहा था, चुंबक एवं चुंबकत्व, मैग्नेट एंड मैग्नेटाइज्म। पार्ट 1 और पार्ट 2 अपन ने इसके पढ़ लिए थे और मैंने अपलोड भी कर दिया है। आज जो है अपन थ्री पार्ट थ्री के अंदर अपन पढ़ेंगे चुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ, यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूं, चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो चुंबकीय पदार्थ या मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो चुंबकीय पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। तो जिन स्टूडेंटों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। और जो आईटीआई से संबंधित जो स्टूडेंट है उनके पास वीडियो को शेयर कर दिया करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चुंबकीयशीलता के आधार पर चुंबकीय पदार्थों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। चुंबकीयशीलता मैंने इसके बारे में बता दी कि कोई चीज है, कोई चुंबक है, तो उसको अंदर वो कितनी चुंबक अपशिष्ट चुंबक को अपने अंदर कितनी धारण कर सकता है वो कोई पदार्थ। जैसे ये लोहे की छड़ है, उसको चुंबकीय क्षेत्र में रख दो तो उसके अंदर कितनी सारी चुंबक इकट्ठी एब्जॉर्ब कर सकता है, उसके अंदर से जितनी वो धारण कर लेता है वो उसको चुंबकीयशीलता कहलाती है। तो चुंबकीयशीलता के आधार पर चुंबकीय पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। तो इस चीज को यहाँ पे लिख लो कि चुंबकीयशीलता के आधार पर, चुंबकीय शीलता के आधार पर चुंबकीय पदार्थों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकृत किया गया है। इससे पहले जो मैंने कुछ चीजें पढ़ाई थी, उसकी परिभाषाएं पढ़ाई थी, तो उन परिभाषाओं के सबके मात्रक तो आपको नींद में भी पूछे तो मात्रक तो आपको अच्छी तरह से रटे होने चाहिए। तो चुंबकीय पदार्थों को चुंबकीयशीलता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से भागों में बांटा गया है? एक तो है लोह चुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ। दूसरा आता है अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ। और तीसरा आता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तीसरा कौन सा आता है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ये 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो चुंबकीयशीलता के आधार पर चुंबकीय पदार्थों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक तो लोह चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ। इसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और इसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल, और इसको बोलते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल। तो ये चीज डायामैग्नेटिक मटेरियल। तो अब इनके बारे में अपन एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे लोह चुंबकीय पदार्थ। तो लोह चुंबकीय पदार्थ हेडिंग डाल लेते हैं, हाँ, लोह चुंबकीय पदार्थ हेडिंग डाल लेते हैं। इसको नोट करते जाना और नोट्स बनाते जाना। लोह चुंबकीय पदार्थ, यहां से पहला है लोह चुंबकीय पदार्थ।
तो लोह चुंबकीय पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। लोह चुंबकीय पदार्थ, इसको एक चीज और लिख लो लोह चुंबकीय पदार्थ को, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि चुंबकीय पदार्थों को चुंबकीयशीलता के आधार पर कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन में आपको ए में देगा 2 भागों में, ऑप्शन बी में देगा 3 भागों में, ऑप्शन देगा 4 भागों में। तो आपको पता होना चाहिए 3 भागों में। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो लोह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं कि किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर जिन पदार्थों में चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है वे लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। मतलब कैसा कहने का ये है, जी क्या है, चुंबक है, जी एन और एस, ये क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं। या इस तरीके से नहीं समझो आप, इस तरीके से समझ लो इस चीज को। जैसे मान के चलो अपने पास ये चुंबक है, इसमें यहाँ एन ध्रुव है और यहाँ एस ध्रुव है। तो चुंबकीय बल रेखाएं जो जाती हैं वो कहाँ से कहाँ जाती हैं, एन से एस की तरफ जाती हैं, इस तरीके से। इस तरीके से। तो मैंने ये यहाँ पे चित्र बना दिया है। ये क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं जो एन से एस की तरफ जा रही हैं। अब ये क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया। इतना इतना ये चुंबक रह गया, चुंबक के चारों ओर क्या है, क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र हो गया। तो किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में, किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर जिन पदार्थों में चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। मान के चलो ये कोई पदार्थ है, पदार्थ ठोस है, धातु का है, लोहा का है, एल्यूमिनियम का है, चांदी पीतल जो भी है। अपन ने इसको क्या रखा, इस यहाँ पर देखो, यहाँ क्या है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, प्रबल मतलब मजबूत। यहाँ भी क्या है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र मजबूत है। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ रख दिया, यहाँ पे कुछ देर के लिए रखा रहा। तो ये प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। तो इसके अंदर चुंबकीय पदार्थ तो लोह चुंबकीय, तो इसके अंदर क्या होगा, चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो गया। इसको मैंने क्या किया, इस प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में यहां रख दिया। अब इसके अंदर क्या हुआ कि काफी देर तक रखा हुआ, तो इसके अंदर क्या होगा, चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो गया। चुंबकत्व का गुण कैसे, जैसे कि मिस्त्री की दुकान पर, मैकेनिक की दुकान पर जाते हैं तो उसका वो स्क्रू ड्राइवर होता है, पेच के जो नट बोल्ट खोलता है, तो उसको वो नट उसके उससे चिपक के चला आता है, चिपक के इस तरीके से चला आता है। तो इसको मैंने यहाँ प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया। तो इसमें जो चुंबकत्व का गुण आ गया, उत्पन्न हो गया, इसमें जो चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो गया, तो उसको क्या कहेंगे, लोह चुंबकीय पदार्थ या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे। तो परिभाषा समझ में आ गई होगी कि किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर जिन पदार्थों में चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब ऐसे कौन से हैं लोह चुंबकीय पदार्थ जिनमें जो चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है, जैसे कि लोहा है, कोबाल्ट है, लोहा है, कोबाल्ट है, निकेल है, निकेल हुआ। तो ये जो चीजें हैं ये क्या है, चुंबकीय पदार्थ है। इनमें से इसको किसी को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रख दो तो इसमें क्या है कि चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाएगा। तो इसकी जो परिभाषा है मैं इसको लिख देता हूं।
तो ये जो जानकारी है मैंने आपके सामने लिख दी है कि किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर जिन पदार्थों में चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है, तो मैंने इसको प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, इसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो गया, तो वो क्या कहलाएंगे? लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे या फिर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहलाएंगे। अब जैसे कौन से हैं फेरोमैग्नेटिक, वे पदार्थ कौन से हैं जिनमें चुंबकत्व गुण उत्पन्न हो जाता है? जैसे इस्पात, लोहा, कोबाल्ट, निकेल। इनके नाम याद करके रखना है आपको अच्छी तरीके से, वो भी। अब याद ना हो तो मैंने इसके लिए एक ट्रिक बना दी है, इस लोहे को निकालो। क्या? इस लोहे को निकालो। इससे हो गया इस्पात, लोहा से जो लोहे से हो गया, इससे हो गया क्या? इस्पात। जो लोहे से हो गया लोहा, को से हो गया कोबाल्ट, और नी से मतलब निकेल। अब आपसे पेपर में पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा लोह चुंबकीय पदार्थ है, या निम्नलिखित में से कौन सा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। ऑप्शन में ए में देगा इस्पात, ऑप्शन बी में देगा लोहा, ऑप्शन सी में देगा कोबाल्ट, और ऑप्शन डी में देगा उपरोक्त सभी। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में फिर पूछेगा आपसे, अगला क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि फेरो की चुंबकीयशीलता का मान होता है, या लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीयशीलता का मान होता है एक, एक से अधिक, एक से कम, या 1000। तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक। अब इसी तरीके से आता है क्या? लोह चुंबकीय पदार्थ के बाद में अनुचुंबकीय पदार्थ। तो अनुचुंबकीय पदार्थ में भी इसी तरीके के मिलेंगे, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आप तीनों के पदार्थ के नाम आ जाएंगे, तो अब वो सब मिक्स होंगे आपको। तो आपको हर एक का पता होना चाहिए कौन सा लोह चुंबकीय पदार्थ है, कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है, कौन सा प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, इस तरीके से। अब अगला अपन मैं लिखवा रहा हूं कौन सा? अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में मैं आपको नोट कराता हूं। अब आता है अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है कि किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर जिन पदार्थों में चुंबकत्व का गुण उत्पन्न नहीं होता, जिन पदार्थों में चुंबकीय गुण उत्पन्न नहीं होता, किंतु उनमें से गुजरने वाली जो चुंबकीय क्षेत्र है, उनमें से जो चुंबकीय क्षेत्र गुजरेगा, तो वायु की अनुपस्थिति में वायु की अनुपस्थिति के कारण उनमें क्या है? कुछ चुंबकत्व का गुण आ जाता है, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में, जो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में है, जिन पदार्थों को रखे जाने पर उनमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न नहीं होता, किंतु वायु की अनुपस्थिति में उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखा है, इसमें से चुंबकीय बल रेखा है तो गुजरेंगी, तो उसमें चुंबकीय बल रेखा है, गुजरने वाली चुंबकीय उनमें से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र का मान वायु की अनुपस्थिति मतलब कुछ बढ़ जाता है, कुछ चुंबकीय क्षेत्र का गुण उत्पन्न हो जाता है। अब ऐसे कौन से पदार्थ हैं? जैसे बता देता हूं मैं आपको, ऑक्सीजन है, प्लेटिनम है, क्रोमियम है, सोडियम, एल्यूमिनियम वगैरह है। तो ये चीजें हैं, तो इसकी जो परिभाषा नोट करा देता हूं। तो मैंने ये लिख दिया आपके सामने कि किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर भी जिन पदार्थों में चुंबकीय गुण या चुंबकत्व उत्पन्न नहीं हो पाते, इसको मैंने क्या किया? यहां रख दिया है प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में, इसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न नहीं हो पा रहा है, किंतु क्या है? वायु की अनुपस्थिति में, मतलब यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है, अनुपस्थिति नहीं है, तो इसमें क्या है? चुंबकत्व का कुछ गुण, थोड़ा बहुत कुछ गुण क्या है? उत्पन्न हो जाता है, उसे क्या कहेंगे? अनुचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। अब ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिनमें थोड़ा बहुत चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है? तो वो है ऑक्सीजन है, प्लेटिनम है, क्रोमियम है, सोडियम है, एल्यूमिनियम है। तो ये नाम आपको पता होना चाहिए। तो किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर भी जिन पदार्थों में
चुंबकीय गुण उत्पन्न नहीं हो पाते, किंतु किंतु वायु की अनुपस्थिति के कारण चुंबकत्व का कुछ मान बढ़ जाता है पदार्थ में जो जहां पर रखा है, उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं या पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। अब ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिनमें चुंबकत्व गुण थोड़ा बहुत आ जाता है? ऑक्सीजन, प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, एल्यूमिनियम। अब इसको याद कैसे करें, थोड़ा ट्रिक है। अनु आप कम सोए हो, आ से मतलब अनुचुंबकीय पदार्थ हो गया, अनुचुंबकीय पदार्थ हो गया। और जे आ से हो गया ऑक्सीजन, आ से ऑक्सीजन, पा से हो गया प्लेटिनम, का से हो गया क्रोमियम, का कम मतलब क्रोमियम, सा जो सो से हो गया सोडियम, और ए से हो गया एल्यूमिनियम। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। पेपर में आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है, या फिर निम्नलिखित में से कौन सा पैराचुंबकीय मटेरियल है। ऑप्शन में ए में देगा ऑक्सीजन, प्लेटिनम, क्रोमियम, और डी में दे देगा सभी। या फिर मान के चलो कि तीन इसके डाल देगा, ऑक्सीजन, प्लेटिनम, ऑक्सीजन अनुचुंबकीय पदार्थ के, और एक डाल देगा चुंबकीय पदार्थ का। फिर पूछेगा कौन सा चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ नहीं है, तो आपको पहचानना पड़ेगा कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ नहीं है। फिर पूछेगा कि पैरा की चुंबकीयशीलता का मान क्या होता है। हर एक चीज इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आता है पेपर में, दोनों में, लोहे चुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, तीनों में से एक ना एक क्वेश्चन तो आता है। पैरा की चुंबकीयशीलता का मान क्या होता है? एक से अधिक होता है। तो ये ध्यान रखना, आपसे पूछेगा कि पैरा की चुंबकीयशीलता का मान है, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीयशीलता का मान कितना होता है? 0। ऑप्शन ए में देगा 0, ऑप्शन बी में देगा 1 से अधिक, ऑप्शन सी में देगा 1 से कम। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक। अब आता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ के प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बारे में आपको बता देता हूं कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं। तो अच्छे से पढ़ो, इनको नोट्स बनाते जाओ, और क्योंकि आपको एग्जाम के टाइम पे या कहीं आप प्राइवेट जॉब की तैयारी करें तो वहां पे आपको बहुत मदद मिलेगी इन चीजों की। अब आता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बारे में कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल। तो तीसरा कौन सा था? प्रतिचुंबकीय पदार्थ, कोष्टक में लिख लो डायामैग्नेटिक मटेरियल, डाया मैग्नेटिक मटेरियल्स, डायामैग्नेटिक मटेरियल। तो इसके बारे में जो कहानी थी प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बारे में मैंने नोट करा दी है। तो किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर जिन पदार्थों में चुंबकीय गुण तो नहीं आ पाते, जैसे कि इसको मैंने क्या प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, इसके अंदर चुंबकीय गुण तो नहीं आ पाया, किंतु इसके साथ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पहले की अपेक्षा कैसी हो गई? घट गई, पहले की अपेक्षा घट जाती है। उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ या डायामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। तो क्या है कि किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर जिन पदार्थों में चुंबकीय गुण तो नहीं आ पाते, किंतु उनके साथ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पहले की अपेक्षा कैसी आती है? घट जाती है, उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ या डायामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। अब प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं? जैसे जिंक है, मतलब जस्ता, प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबक, कॉपर, जल, नमक, कॉपर कॉपर डबल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सोना, चांदी। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ये डबल हो गया था। अब ट्रिक से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जिनको प्रतीक ने जन्म तक सोचा। अब जा से क्या हो गया? जिंक, प्रतीक मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ने साइलेंट है, जा से हो गया जल, ना से हो गया नमक, नम से क्या हो गया? जा से हो गया जल और नम से हो गया नमक।
ता से हो गया तांबा और का से मतलब कॉपर, वही तांबा कॉपर एक ही बात है। सो से हो गया सोना, चा से हो गया चांदी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जिंक प्रतिचुंबक और कॉपर, जल, नमक, सोना, ये क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। अब क्वेश्चन में आपसे अब गड़बड़ हो जाएगा पूरा, यही आपको घुमा देगा वो। एक चीज और नोट करके यहाँ पर लिख देता हूं मैं, नोट करके इसमें ये लिख लो कि डाया की चुंबकीयशीलता का मान, डाया की, डाया क्वेश्चन में लिख लेना प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय शीलता का मान जो होता है वो एक से कम होता है, एक से कैसा होता है, कम होता है। अब इसमें आपको देखो लोह चुंबक, अनुचुंबक और प्रतिचुंबक तीनों मिक्स हो गए। अब उसमें तीनों में क्या है कि कोई ऑप्शन में कुछ डालेगा, कोई में कुछ डालेगा। जैसे मान के चलो एक ऑप्शन इसका डाल दिया, इसमें से डाल दिया, पूछेगा आपसे क्वेश्चन इस तरीके से, यहां से कौन सा प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन ए में दे देगा लोहा, ऑप्शन बी में दे देगा आपको निकेल, निकेल दे देगा, और सी में इस तरीके से दे देगा सोडियम, और डी में आपको दे देगा चांदी। इस तरीके देगा और पूछ रहा है कौन सा प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, तो आपको ध्यान रखना, ये आपको पता होगा तो आप लगा दोगे कि चांदी प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। इस तरीके से वो आपको पूछेगा। तो ये आपके प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ तीनों आपके खत्म हो चुके हैं। अब इसके बाद में थोड़ा बहुत आता है आपका, इनकी अगर परिभाषा के बारे में बात करूं, आपको परिभाषाएं अगर आपको पढ़ने में दिक्कत आई तो मैं आपको कुछ परिभाषाएं इनकी, जैसे लोह चुंबकीय या प्रतिचुंबकीय या इनकी, तो परिभाषा अगर आपको इस तरीके से परिभाषा समझने में थोड़ी सी दिक्कत है तो परिभाषा को मैं थोड़ा सा दूसरा तरीके से, मैं ओनली परिभाषा परिभाषा, बाकी की जो कहानी है वो वही रहेगी। आपकी इच्छा है, आप चाहो तो नोट कर लेना, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान के चलो ये परिभाषाएं आपको थोड़ी टफ लग रही हैं कि परिभाषा याद नहीं हो रही, तो आपको मैं एक कुछ शॉर्ट में कुछ परिभाषाएं इसकी और दूसरे तरीके से मैं परिभाषा लिखवा देता हूँ। बाकी की चीजें वो है कि जो कौन सा लोह चुंबकीय पदार्थ है, कौन सा प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, वो सेम टू सेम वही रहेगा। चुंबकीयशीलता, जैसे मान के चलो यहां मैं लिख देता हूं लोह चुंबकीय पदार्थ, अगर उसकी वो वाली परिभाषा याद ना हो तो यहां से आपको दूसरी परिभाषा मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबक की ओर ले जाते हैं और वे चुंबक पास ले जाते हैं और वो तेजी से चुंबक से चिपक जाते हैं, तो लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो यहाँ पर लिख लो कि ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबक के पास ले जाते हैं, पास ले जाने पर, ले जाने पर चुंबक से तेजी से चिपक जाते हैं, उन्हें लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, उन्हें लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ये हो गई लोह चुंबक की।
दूसरी जैसे अनुचुंबकीय पदार्थ है, अनुचुंबकीय पदार्थ है, इसकी दूसरी तरीके से परिभाषा ऐसे हो जाएगी, ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबक की ओर ले जाने या ले जाते हैं और वे थोड़े से चिपक जाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबक की ओर ले जाते हैं और वे थोड़े से चिपक जाते हैं, थोड़े से चिपक जाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो इस तरीके से आप परिभाषा याद कर सकते हो। तीसरा कौन सा था? प्रतिचुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ, इसको भी आप थोड़ा सा समझ लो। ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबक की ओर ले जाते हैं और वे चुंबक से दूर भागते हैं, ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबक के पास ले जाते हैं और वे दूर भागते हैं और वे दूर भागते हैं, या मतलब चिपकते नहीं हैं, या चिपकते नहीं हैं, उन्हें क्या कहेंगे? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। आप चाहो तो परिभाषा इस तरीके से भी याद कर सकते हो। कैसे? लोह चुंबकीय पदार्थ की परिभाषा क्या है? दूसरी परिभाषा मैंने लगवाई। बाकी का लोह चुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं, उनकी चुंबकीयशीलता कितनी होती है, अनुचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं, उनकी चुंबकीयशीलता, वो पूरा वही रहेगा। मात्र मैंने परिभाषा, अगर वो परिभाषा आपको थोड़ी टफ लग रही है इसलिए मैंने ये परिभाषाएं आपके लिखवा दी। लोह चुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबक के पास ले जाने पर चुंबक से तेजी से चिपक जाते हैं, उन्हें लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबक की ओर ले जाते हैं और वे थोड़े से चिपक जाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबक के पास ले जाते हैं और वे दूर भागते हैं या फिर चिपकते नहीं है, उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो ये आपका इसमें प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बारे में हो गया। अब इसके बारे में अब अपना क्या बचा हुआ है, चुंबक से संबंधित कुछ नियम बचे हुए हैं कि धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना बचा हुआ है, जैसे कि उसमें दाएं हाथ की हथेली का नियम, मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू का नियम, सोलेनॉइड के अंदर ध्रुवता ज्ञात करना, हेलिक्स का नियम वगैरह है। तो ये नियम वगैरह जो बचे हुए हैं, तो अगले जो पार्ट चौथा जो पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये नियम वगैरह पढ़ेंगे। तो जिनकी ITI कंप्लीट हो गई है उनको भी ये वीडियो भेज दिया करो, क्योंकि उनके लिए भी फायदा है। जो टेक्निकल जो एग्जाम होते हैं ITI से, उनमें भी यही चीज़ें आती हैं। और आप भी नोट्स बना लेना, अच्छे से व्यवस्थित तरीके नोट्स बनाते जाना, क्योंकि जब मान के चलो आपकी ITI कंप्लीट हो गई, आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हो और गवर्नमेंट की भर्ती जो निकली हुई है, क्योंकि उसमें ITI की जो थ्योरी होती है वो जहाँ तक 75 नंबर की आती है, 100 नंबर का लगभग पेपर होता है, 75 नंबर की थ्योरी आती है। तो जैसे आप किसी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में आप जॉब कर रहे हो और अभी से पढ़ते रहोगे तो अच्छी कंपनी में जॉब के लिए रिज्यूम लगाओगे, इंटरव्यू हुआ तो उसमें कुछ जानकारी आपको मिलती रहेंगी, बता दोगे आप। तो जॉब कर रहे हो तो क्या है, आपको 2 घंटे का टाइम निकाल के नोट्स को रिवीजन करते रहोगे तो आपका कवर होता रहेगा। और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, अपने जो साथी हैं उनको शेयर कर दिया करो, और जिनने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगले 4th पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।